जय हिंद साथियों, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो इंग्लिश ग्रामर है, उस ग्रामर के पोर्शन का आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये ग्रामर आपकी स्कूल लेवल में भी काम आएगी और कॉम्पिटिशन लेवल में भी काम आएगी, तो इसको आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सावधानी से इसको पढ़ें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। मैं जो भी आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी तरह की आपको अगर समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय खराब कीजिए हमारे इस चैनल के अंदर इंग्लिश की क्लास। तो देखते हैं आज हमारे इंग्लिश का पहला चैप्टर क्या है। पहले चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आपके लिए यहाँ पे सेंटेंस। हमने सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया है? हमने सबसे पहला चैप्टर लिया सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। देखें, जैसे कि आपको यहाँ सबसे पहले हेडिंग दिख रही है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? नॉर्मली सेंटेंस क्या होता है? एक शब्दों का समूह होता है, लेकिन उसके लिए एक नियम भी होता है। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूं, जैसे मैंने लिखा कार, बाइक, मैन, वुमेन, मैंने बहुत सारे वर्ड लिख दिए, स्टार, प्लेयर, तो क्या ये सेंटेंस हुआ? नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस होने के लिए हमें इन शब्दों को किसी न किसी एक नियम के अनुसार बांधना पड़ेगा। तो वो नियम क्या होता है, ध्यान से सुने। हमारे पास सेंटेंस की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस के साथ एक मीनिंगफुल आपको अर्थ दे, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी आपको पता चलता है आई एम टीचिंग इंग्लिश यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम सेंटेंस का डेफिनेशन के साथ अगर फॉर्मूला देखें तो एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है आपके पास प्रेडिकेट। अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरे पास आई, तो आई आपका क्या होगा? सब्जेक्ट। और बाकी क्या बच गया हमारे पास? एम टीचिंग इंग्लिश। और ये जो बचा हुआ सेंटेंस है सब्जेक्ट को छोड़कर, ये सारा ही आपका क्या है? प्रेडिकेट है। यानी कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात आपके सेंटेंस में कही जाती है वही आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब सेंटेंस के अंदर दो वर्ड आए आपके पास, क्या वर्ड आए? एक तो आया आपका सब्जेक्ट और एक आया प्रेडिकेट। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो ध्यान से सुने, सब्जेक्ट की बहुत ही नॉर्मल आपकी डेफिनेशन है कि ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एक शब्द हो सकता है या शब्दों का समूह हो जाता है। अबाउट विच इज समथिंग इज, अबाउट जिसके बारे में, विच इज समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, मतलब वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कहा जाए, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। उससे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसकी तरह एक वर्ड आएगा प्रेडिकेट, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच से और सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बात सेंटेंस में कही जाती है वही आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो उस सेंटेंस में क्या था? आई सब्जेक्ट था, आई क्या काम कर रहा है? आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। तो आई के बारे में मेरे को जो इंफॉर्मेशन मिली वो क्या थी? एम टीचिंग इंग्लिश। ये आपका क्या बना था? प्रेडिकेट। तो अगर मैं सेंटेंस की डेफिनेशन में अपनी नॉर्मल भाषा में लिखूं तो एक सब्जेक्ट होता है आपके पास, एक आपके पास वर्ब होती है और एक आपके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ गई। अब आप लोग एक चीज देखें कि आपके पास सबसे बड़ी चीज सेंटेंस में दिक्कत क्या आती है? बच्चों को ऑब्जेक्ट पहचानना ही नहीं आता। ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं पहचान सकते तो आप इंग्लिश का एक चैप्टर है पैसिव वॉइस, जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर पहला रूल ही होता है कि ऑब्जेक्ट को आप क्या करें? सब्जेक्ट बनाएं। जब आपको ऑब्जेक्ट पता ही नहीं तो आप सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से सुने, बहुत ही सिंपल एक आपका रूल है हमारी तरफ से। क्या है? किसी भी सेंटेंस में वर्ब से जब व्हाट और whom का प्रश्न किया जाए, क्या किया जाए? व्हाट और
whom का जब आप प्रश्न किया जाए और रिप्लाई में यदि उसका हमें क्या मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो उसी आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखना हमारे पास 3 एग्जांपल लिए हमने, इन तीनों एग्जांपल में हम प्रूफ करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या है और क्यों है। तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, आई टीच इंग्लिश, तो ये आपका टीच क्या है, आपका वर्ब है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अब इससे मैंने एक क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन किया व्हाट टीच, क्या क्वेश्चन किया मैंने, व्हाट टीच, क्या पढ़ाया, तो हमें आंसर में क्या मिला, इंग्लिश, यानी कि हमें व्हाट का उत्तर मिला है, इसका मतलब इंग्लिश हमारा क्या होगा, ये वाला वर्ड आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, राइट है। उसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस है आई टीच हर, आई टीच हर, तो यहाँ पे टीच आपकी फिर से क्या है, वर्ब है, और इससे आप क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे किया व्हाट टीच, क्या पढ़ाया, तो हर कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही हर कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाने का कोई तरीका है। यहाँ पे फिर व्हाट का आंसर हमें नहीं मिला। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया किसका, whom का, हमें 2 ही प्रश्न दिए हैं, व्हाट और whom, तो व्हाट का आंसर नहीं मिला, लेकिन whom टीच, whom का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी और किसको, तो हमने यहाँ पे लिखा whom टीच, किसको पढ़ाया, हर का मतलब होता है उसे पढ़ाया, यानी कि लड़की, किसी लड़की को यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो हमें किसका आंसर मिला, whom का मिला, तो हर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या दिया गया है, योर फादर लिव्स इन जयपुर, यहाँ पे योर फादर कौन रह रहा है, योर फादर, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और लिव्स का मतलब होता है रहना, ये आपकी हो गई क्या, वर्ब। अब आप यहाँ 2 क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं कौन सा, व्हाट का, और दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम कौन सा, whom का। अब ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन का आंसर व्हाट लिव्स, क्या रहता है, लिव का मतलब व्हाट लिव्स, क्या रहता है, जयपुर, जयपुर कहीं नहीं रहता, जयपुर खुद एक जगह है, तो हमें व्हाट का आंसर नहीं मिलता। whom लिव, कौन रहता है, जयपुर, जयपुर तो कहीं रह नहीं सकता, तो हमें whom का भी आंसर नहीं मिला। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब देखें कि अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, जब कभी भी आपको व्हाट और whom के अलावा किसी भी चीज का आंसर, दूसरा कुछ भी आंसर मिले, इनका आंसर नहीं मिलता लेकिन कुछ तो मिलता है, तो वो आपके क्या होती है, एडवर्ब होती है। क्या होती है, एडवर्ब होती है। अब एडवर्ब कैसी कैसी होती है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको 2 चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमें व्हाट का आंसर मिला और एक whom का आंसर मिला, दोनों में से किसी का भी आंसर मिला तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा वो भी आपको सीखना है। तो ध्यान से देखें हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे देखते हैं, ध्यान से सुनना। जो आपको सिखाया उसका पहला रूल क्या कहता है, व्हाट से प्राप्त रिप्लाई को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपको व्हाट का आंसर मिला है, इसका मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर आपको whom से प्राप्त कोई रिप्लाई मिलता है तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब सुनो, व्हाट और whom के अलावा किसी भी और WH वर्ड का आपको रिप्लाई मिले तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एडवर्ब। देखो मैंने पहले भी आपको अभी एग्जांपल में बताया कि योर फादर लिव्स इन जयपुर, व्हाट और whom का आंसर नहीं मिला, कहां रहते हैं, हमें इसमें आंसर मिला था किसका, वेयर का। कहां रहते हैं, वेयर का आंसर मिला था, वेयर एक WH वर्ड है तो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस के साथ एग्जांपल है, यू टीच नाइसली, यू टीच नाइसली, इसमें आपको व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा, whom का आंसर भी नहीं मिलेगा, लेकिन कैसा पढ़ाया, हाउ का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो हाउ यानी कैसा, यानी कैसा पढ़ाया, तो यहाँ पे हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी पढ़ाई की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। अब दूसरे सेंटेंस में देखें, आई टीच इन द मॉर्निंग, आई टीच इन द मॉर्निंग, ये समय को बता रहा है, यानी यहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है। किसका आंसर आया, व्हेन का, व्हेन का आंसर मिला। व्हेन भी एक WH वर्ड है, यानी वो आपके क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से आज आपने सेंटेंस की परिभाषा समझी
और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, प्रेडिकेट क्या होता है और ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं वो आप लोगों ने सीखा। साथ में ये भी सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब कब होता है वो अपने नियम में पढ़ा। क्या नियम था कि व्हाट और whom के अलावा अगर किसी भी दूसरे WH वर्ड का हमें रिप्लाई मिले तो वो आपका एडवर्ब होता है। और सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि अगर व्हाट का रिप्लाई मिलता है तो वो आपके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरी चीज अगर आपको व्हाट के अलावा whom का रिप्लाई मिल जाए तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत जल्द आपको अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके सामने बहुत जल्द इंग्लिश की अगली क्लास, जिसके अंदर हम लोग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उन सभी सेंटेंस को डिस्क्राइब करेंगे और सारे सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।